हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम एसएफएम का कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि जो पास्ट पेपर्स का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रायोरिटी कौन से चैप्टर्स को देना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटी में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कुछ कुछ चैप्टर्स जो है जिससे जनरली एवरी टाइम क्वेश्चन आता ही और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज डिस्कशन करेंगे फॉर एसएफएम न्यू सिलेबस। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ कुछ जो फ्री कंटेंट है कंबाइन विद यूट्यूब एंड साथ में हमारे एप्लीकेशन के अंदर आप किस तरीके से देख सकते हो, यहां पर भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस एंड फिर बाद में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि आप कैसे हमारे लेक्चर्स को फ्री में कुछ टॉपिक्स जो है उनको आप फ्री में व्यू कर सकते हो, बोथ ऑन मोबाइल ऐप एंड साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के अंदर। तो चलिए पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वन। कैटेगरी वन में मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स को रखा है, क्यों रखा है इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना चाहिए फॉरेक्स और सिक्योरिटी एनालिसिस को। रीजन क्या है, क्योंकि फॉरेक्स और सिक्योरिटी एनालिसिस से आप देखोगे क्वेश्चन से ऐसा भी हुआ है कि एक अटेम्प्ट में ऐसा भी हुआ कि ये सिर्फ ये दो चैप्टर से 45 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, यानी दोनों चैप्टर्स का इंडिविजुअल वेटेज ही कभी कभी 20-25 मार्क्स का हो जाता है। तो यहां पर ये दोनों चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चांसेस बहुत ही रेयर है कि जहां पर फॉरेक्स और सिक्योरिटी एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, आपको ज्यादा क्वेश्चन ही यहां पर दिखेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, 5 पेपर्स को जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पता किया कि हाँ, फॉरेक्स और सिक्योरिटी एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का, यानी पिछले 5-6 अटेम्प्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आए। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबसे पहले ये दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, दैट इज कैटेगरी वन के अंदर। कैटेगरी वन में मैंने डेरिवेटिव्स को भी इसीलिए रखा क्योंकि डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो मतलब अगर आपने फॉरेक्स, सिक्योरिटी एनालिसिस और डेरिवेटिव्स को अच्छे से कर लिया ना तो आपका अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कैटेगरी वन में जो मैंने रखा है ये आप करके जाओगे ना, और आप अच्छे से अगर कैटेगरी वन वाले भी कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप तो बिल्कुल आराम से 50 तो मिनिमम आप स्कोर कर लोगे आराम से। इतने तो आएंगे इसके अंदर, जो मैंने एनालिसिस किया है उससे मुझे पता चल रहा है कि इतने तो आएंगे। फिर आप बोलोगे यार ये छोटे छोटे चैप्टर जो म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ये कैटेगरी वन के लायक है? मैं कहूंगा ये इसलिए लायक है क्योंकि ये चैप्टर है छोटे और इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। आपको म्यूचुअल फंड से जनरली एक क्वेश्चन दिखेगा 8 to 12 मार्क्स का, एक क्वेश्चन जनरली आपको दिखेगा, मैक्सिमम आपको म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन दिखेगा। तो म्यूचुअल फंड एक छोटा सा टॉपिक है एंड ये छोटा सा टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो आपका 8 to 12 मार्क्स सिक्योर हो गया ना आपका। यहां पर मान लो कुछ पेपर ऐसा वैसा है जहां पर म्यूचुअल फंड तो एक है जो आपको क्या पता बचा ले, एंड आप वहां पर 8 to 12 मार्क्स आराम से इजीली आप सिक्योर कर सको। फिर साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता दूं, अगर आपने फॉरेक्स अच्छी तरीके से समझा हुआ है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आएगी नहीं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी हमेशा जनरली 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा। तो ये मैंने इसलिए रखा है कैटेगरी वन में क्योंकि ये चैप्टर है छोटा, है ना, ये चैप्टर है छोटा और आपको मार्क्स देगा। तो अगर सोचो ना म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में से अगर एक एक क्वेश्चन आ गए तो 16 to 20 मार्क्स तो आपको यहीं पर सिक्योर हो जाएगा। है भी छोटा चैप्टर और आपको बोनस भी मिल जाएगा यहां पर अच्छा खासा। तो हमने कैटेगरी वन में क्या क्या प्रैक्टिकल टॉपिक्स को रखा है जहां पर कंबाइन विद कुछ बड़े टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन जनरली गिरेंगे और कुछ छोटे टॉपिक्स पे। तो इसीलिए यहां पर सिक्योरिटी एनालिसिस, फॉरेक्स ये छोड़ के नहीं जाना आपको, ठीक है। डेरिवेटिव्स भी आपको करना है। किसी को दिक्कत आ रही, कह रहा है कि नहीं डेरिवेटिव्स मुझे यहां पर अभी नहीं करना है, अगर आपको यहां पर अगर आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग नहीं, आपको दिक्कत आ रही है तो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर कहोगे कि कैटेगरी वन से आप डेरिवेटिव्स को हटाना चाहते हो, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो तो अब ये पांचों चैप्टर को अगर आप कर लोगे तो 60 to 70 मार्क्स का वेटेज आपको इसी 5 चैप्टर में दिख जाएगा, इसी 5 चैप्टर्स के अंदर आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अब ये वाला करने के बाद कैटेगरी 2 में सबसे पहले आप कहोगे तो देखोगे आप, मैंने आपको थ्योरी चैप्टर्स रखे 3। ये क्यों मैंने रखे? क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाता है। फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे तो सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट आपको सिखाएगा यहां पर। स्टार्टअप फाइनेंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इससे 4-4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। और रिस्क मैनेजमेंट से एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी इसके अंदर है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर मेरा ये मानना है कि आप थ्योरी करो, मैं नहीं कह रहा कि सारे थ्योरी करो, नहीं, मैं आपको कह रहा हूं थ्योरी के अंदर बस ये 3 टॉपिक करके जाओ, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट और आपका स्टार्टअप फाइनेंस। ये तीनों टॉपिक को करने में आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप हमारे वीडियो अगर आप देखोगे तो YouTube में भी हमारे वीडियो है जहां पर अब ये तीनों टॉपिक को करीबन 7 to 8 आवर्स के अंदर, शायद 7 to 8 आवर्स के अंदर कवर कर दिया।
तो यहां पर ये तीनों टॉपिक जो है ये आपको बोनस में 12 to 16 मार्क्स दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको कैटेगरी 2 में टॉप में रखने का ये रीजन है क्योंकि हमेशा आपको एक जो एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसके अंदर सी में आपको थ्योरी क्वेश्चन दिया ही जाएगा। तो यहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम सारे थ्योरी चैप्टर्स को करके जाए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो एटलीस्ट हम ये 3 चैप्टर को तो अच्छे से कर ले कि अगर मान लो ये 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आ गए तो 4 क्वेश्चंस का जो सी वाला पार्ट है वो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इसलिए थ्योरी को हल्के में नहीं लेना, ये 3 टॉपिक एटलीस्ट आप करके जाओगे कैटेगरी 2 में प्रायोरिटी में। यानी कहने का मतलब ये कि कैटेगरी 1 की तो सारे करने हैं, साथ में आप कैटेगरी 2 के थ्योरी वाले सबसे पहले आप सल्टाओगे। इतना आपने सल्टा लिया। इसके बाद मैंने पोर्टफोलियो को रखा। अब आपको एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैंने पोर्टफोलियो को कैटेगरी 2 में रखा है और मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशन को कैटेगरी 3 में रखा है। इसके पीछे एक रीजन क्या है जो मैंने कैटेगरी 3 में रखा है। हालांकि मर्जर्स एंड एक्विजिशन बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, पर मैं जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख रहा हूं, जो पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर मर्जर्स एंड एक्विजिशन के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आ जाते हैं, जहां पर एंड में ऐसा होता है कि आप उसमें अननेसेसरी समय भी खराब कर देते हो, आपका टाइम भी चला जाता है क्योंकि आपको लगता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन इतना सिंपल टॉपिक, इसका क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दूं एग्जाम में, मैं इतने अच्छे से करके आया हूं। और एंड में वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाते हो और वो आपका समय भी अच्छा खासा खा जाता है। तो मेरा मानना है कि जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि उनका पेपर में मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आता है ना, जहां पर आपके लिए माइट भी वो पॉसिबल ना हो, इसलिए मैंने सोचा इसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन को हम टॉप में नहीं रखेंगे, हम टॉप में रखेंगे पोर्टफोलियो को। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो एक सिंपलेस्ट टॉपिक है। पोर्टफोलियो में ज्यादा घुमा फिरा के वो आपको क्वेश्चन नहीं दे सकते, वो देंगे भी नहीं, ना ही वो दे सकते। तो पोर्टफोलियो अगर आपने मैनेज कर लिया, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन और ओल्ड वाले का जो ओल्ड वाला पीएम है प्रैक्टिस मैनुअल, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि वो ओल्ड कोर्स के लिए तो न्यू वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लो। तो यहां पर पोर्टफोलियो के अगर आप क्वेश्चन कवर करोगे ज्यादा से ज्यादा तो 8 to 12 मार्क्स आपको ये सिक्योर करके देगा। फिर यहां पर कैटेगरी 2 में मैंने एक और टॉपिक रखा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हुआ करता था, पर ये डेरिवेटिव्स के साथ अटैच था। अब इसे सेपरेट कर दिया गया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को। तो ये टॉपिक भी ऐसा नहीं कि सच कुछ ज्यादा टफ है, एफआरए वगैरह स्वैपिंग वगैरह आप यहां पर सीखोगे जो कि सिंपल है, यहां पर आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो कैटेगरी 2 के अंदर अगर आपने ये सारे मैनेज कर लिए तो यहां पर 30 to 40 मार्क्स आपका सिक्योर रहेगा आपका। तो यहां पर ध्यान रहे, कैटेगरी 1 में फॉरेक्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स मैं ऑप्शनल आपके लिए रख रहा हूं, पर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं ये तीनों टॉपिक पहले करूंगा। 3 बड़े टॉपिक तो मेरे हो जाएंगे अच्छे से, और इससे क्वेश्चन भी भर भर के दिखेंगे आपको एग्जाम में। और साथ में म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा छोटा टॉपिक है आपका, बहुत जल्द एक ही दिन में दोनों टॉपिक आराम से हो जाएगा, आप आराम से इसे मैनेज कर लोगे। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो गए। फिर कैटेगरी 2 में ये 3 जो थ्योरी टॉपिक है बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये आपको करके जाना है। एंड साथ में मैंने रखा पोर्टफोलियो और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप यहां तक भी कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एग्जाम में आप ये नहीं कहोगे कि आई क्विट, मैं अगली बार एग्जाम दूंगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको। आप इतने भी कवरेज कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका काम बन जाएगा, यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी यहां पर, है ना। लेकिन अगर आपके पास और टाइम है, यहां पर आप और पढ़ सकते हो, क्योंकि एसएफएम ऐसा पेपर है जहां पर ऐसा नहीं कि आप कुछ चैप्टर को छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर ऐसा नहीं कि एफआर में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कुछ कुछ टॉपिक्स ये आप मत करना तो भी चल जाएगा, ये सारे प्रायोरिटी में कर लो, पर एसएफएम में ऐसा मैं नहीं कह सकता। एसएफएम में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, आने का होगा तो सबसे आ जाएगा। तो यहां पर उसके बाद कैटेगरी 3 में मैंने रखा है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और अदर थ्योरी टॉपिक्स। ये आप लास्ट में करोगे कब? जब आपका ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये करना है, उससे पहले नहीं करना। तो ये हमारा रहेगा कि यहां पर इसी तरीके से इसी एबीसी एनालिसिस के साथ हमें प्रिपरेशन करना है, और आई गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी पेपर में स्कोर करने का तो सीरियसली वो एसएफएम है, एसएफएम है। और प्रैक्टिकल टॉपिक्स में स्कोर करना आसान होता है। मुझे याद है अपने टाइम की अगर मैं बात करूं, जब मैंने पेपर में एग्जाम दिया था, मेरे थ्योरी बड़े खराब थे उस टाइम पे। तो मेरा माइंडसेट ये था कि चलो फर्स्ट ग्रुप को निकालना है, तो एक ही माइंडसेट में लेके मतलब मैंने पढ़ाई किया था कि एफआर और एसएफएम में एटलीस्ट मैं एग्जाम्शन स्कोर करूंगा, एटलीस्ट मैं एग्जाम्शन स्कोर करूंगा, ज्यादा ही लाऊंगा पर मैं एटलीस्ट एग्जाम्शन स्कोर करूंगा, और ऑडिट और लॉ में मेरे 40 आ जाएंगे तो भी चलेगा। ऐसा यही मेरा प्लानिंग था, और इसी प्लानिंग के साथ मैंने एग्जाम दिया था, और मेरा आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप निकल गया था, जहां पर मेरे एफआर में भी मोर देन एग्जाम्शन था, एसएफएम में भी मोर देन एग्जाम्शन था, और साथ ही साथ ऑडिट में भी मेरे 61 आए थे। ऑडिट में भी मेरा एग्जाम्शन था, बस लॉ में मेरा एग्जाम्शन नहीं था।
तो यहां पर और एक चीज आपको मैं बताऊंगा, तो आपको एक होता है ना कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एफआर, एसएफएम और ऑडिट का कोचिंग कहीं से नहीं लिया था। मैंने सिर्फ लॉ का कोचिंग लिया था, लॉ का कोचिंग लिया था, फैकल्टी का नाम नहीं बताऊंगा, लॉ का कोचिंग लिया था, अच्छे पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि खराब पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने लॉ का कोचिंग लिया था और मेरे लॉ में आए थे 49। तो मैं हमेशा हंसता हूं इस चीज को सोच के कि हाँ, जिस सब्जेक्ट में मैंने क्लासेस नहीं लगाए उन सब में तो मोर देन एग्जाम्सन है, और जिसमें मैंने क्लासेस लगाए उसमें मेरे एग्जाम्सन मेरे 49 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर एनकरेज कर रहा हूँ कि क्लासेस लगाओ या ना लगाओ, मैं बस अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली आपको ये सारे इसी कैटेगरी वाइज पढ़ाई करने। अब बात आती है कि अगर आपके प्रिपरेशन बहुत वीक है ना, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, वो कहते हैं कि सर फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने कभी इवन पोर्टफोलियो में भी मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, पोर्टफोलियो में मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। और टेंशन ना लो, पोर्टफोलियो का लेक्चर्स अभी मैं आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा एप्लीकेशन के अंदर, वो भी कुछ टाइम के लिए, है ना। आप वहां पर देखोगे कि मैं पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं। और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 85 भी स्कोर किया, 87 स्कोर किया, 89 स्कोर किया, 90 स्कोर किया, और इस बार एक जनों ने 84 स्कोर किया था, एक जन ने 84 स्कोर किया था इसी बार लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो यहां पर वो सारे लोग तो जानते भी नहीं कि फॉर्मूला होता क्या। तो यहां पर टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और ये कोई बात ही नहीं हुआ कि फॉर्मूला लिखना है आपको। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में आप जब प्रैक्टिकली जब आप उतरोगे तो आपको वहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है ना। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप भी ना कुछ समझोगे और अल्टीमेटली उसका कोई आउटपुट निकलेगा ही नहीं। तो एज सच मेरा मानना यह है कि मेरे पास जो 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है उस पर मैं ये कहूंगा कि फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप आराम से अपना कंसेप्चुअली समझो और कंसेप्चुअली आप लिख के आओ अच्छी तरीके से, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से मिलेंगे, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो यहां पर ये सारे तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। अब बात आती है कि फ्री लेक्चर्स कैसे अवेलेबल होंगे। देखिए फॉरेक्स के अंदर ऑलरेडी रिविजनरी लेक्चर है हमारे यूट्यूब के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ऑलरेडी रिविजनरी लेक्चर है हमारे यूट्यूब के अंदर। पर हाँ, मैं सोच भी रहा था करूं ना करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि हाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस भी परचेज कर रखे, तो बहुत सारे मेरे लिमिटेशंस भी थे। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी तो ऑलरेडी एग्जाम पास आ ही गया है ना, तो अभी यहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए अगर मैं यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल कराता हूं आपके लिए 8 to 10 डेज के लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को इससे, जिन्होंने अगर कोर्सेज परचेज भी करा हो तो उसे मुझे नहीं लगता इतना कुछ बुरा लगेगा। तो यहां पर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन के अंदर एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा एप्लीकेशन के अंदर, जो कि फ्री लेक्चर्स रहेंगे आपके जस्ट फॉर 10 डेज। 10 डेज से ज्यादा नहीं रहेंगे तो मतलब नहीं रहेंगे। आप कितना ही मुझे रिक्वेस्ट कर देना, मैं नहीं एक्सटेंड करने वाला, सिर्फ 10 डेज के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। जहां पर 10 डेज के लिए, हालांकि फॉरेक्स के लेक्चर यूट्यूब में भी है, पर फिर भी मैं क्या करूंगा, फॉरेक्स के लेक्चर आपको फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर आप फ्रीली देख के अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हो और फॉरेक्स को आप सिक्योर कर सकते हो। दूसरा है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस के लेक्चर भी आपके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लेक्चर भी यूट्यूब के अंदर रिविजनरी वीडियो है, और साथ ही साथ मैं आपको क्या करूंगा, एप्लीकेशन के अंदर भी इसे भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लेक्चर भी रहेंगे, जो कि मैंने कहा ना 10 डेज के लिए रहेंगे। तो ये दोनों मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। डेरिवेटिव्स के लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां से आराम से रिवाइज कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि रिवाइज में मैंने ऐसे पढ़ा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, आपको सब समझ में आएगा। तो डेरिवेटिव्स के लेक्चर आप यूट्यूब में हमारे रिविजनरी वीडियो है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो आराम से। म्यूचुअल फंड को भी मैं अपने एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल करा दूंगा, यानी देखो ना, मैं जो कैटेगरी 1 में मैंने टॉपिक्स रखे वो मैं आराम से आपको अवेलेबल करा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसकी जरूरत नहीं, आप वहां से देख सकते हो। साथ में अगर थ्योरी टॉपिक्स की बात करें तो ये तीनों थ्योरी टॉपिक्स भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहां से तीनों लेक्चर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोर्टफोलियो के लेक्चर भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां पर आपके पास कुछ दिन के लिए ही रहेगा वो, जहां पर आपको ये कवरेज करना है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट यूट्यूब में अवेलेबल रिविजनरी वीडियो, आप वहां से देख सकते हो। अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कैटेगरी 3 के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा, ये आप खुद मैनेज करो, मैं इतना कुछ कर दे रहा हूं, वही मुझे लगता है कि बहुत है। और ये फॉर द लास्ट टाइम ये रहेगा, आगे ना ही कुछ एक्सटेंशन होने वाला है, तो आप उम्मीद भी मत करना कि कुछ एक्सटेंशन होगा, क्योंकि क्यों मैं एक्सटेंशन करूं, आप समझो मेरी बात को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने परचेज किया,
हालांकि उनको 1 ईयर का वैलिडिटी मिला हुआ, उन्होंने परचेज किया है, पर मैं आप लोगों के लिए क्यों एक्सटेंड करूं? वो चीज उनके लिए गलत हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा उनके लिए, है ना। और मैं भी यार, मैं भी एक मिडिल क्लास से भी कम ही मतलब फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप समझ लो। तो यहां पर आप समझो कि मेरे लिए भी हर चीज इतना पॉसिबल नहीं है। एफआर ऑलरेडी मैंने पूरा फ्रीली अवेलेबल कराया हुआ है अपने एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर टिल 21 में पूरा फ्रीली अवेलेबल कराया हुआ है। तो यहां पर एक ही तो सोर्सेस है मेरे पास, हल्का फुल्का एसएफएम का जो सोर्सेस है, जिससे हल्का फुल्का मेरा घर चल जाता है। तो यहां पर इसलिए मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता, आपके कहने पर भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता, पर फिर भी मैंने बहुत सोचा, और मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार बनता है थोड़ा सा यहां पर आपका ग्रुप निकल जाए, एंड इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तो चलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ओवरऑल जैसे मैंने आपको समझा दिया, फॉरेक्स, सिक्योरिटी एनालिसिस, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो, ये 4 टॉपिक जो है अलग से इसका फोल्डर बनेगा, जहां पर ये कंटेंट फ्रीली अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज विथ नो एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, और ओवरऑल एसएफएम में मैं दुआ करूंगा कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एटलीस्ट आप कम से कम 75 टू 80 मार्क्स आप स्कोर करो, और कर सकते हो यहां पर, आप ज्यादा भी कर सकते हो, 90 प्लस भी ला सकते हो, पर वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ। पर यहां पर जबकि मैं मान के चला हूं कि ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स यहां पर जो रहेंगे, तो कोई अगर आपके मिनिमम 70 प्लस भी आ जाएंगे तो मैं खुश हूं। तो इस तरीके से आप एसएफएम का प्रिपरेशन कीजिए। एफआर का ऑलरेडी मैंने एबीसी एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसके कंटेंट ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइडेड है, यूट्यूब में प्रोवाइडेड है। तो मैं चाहता हूं कि एफआर और एसएफएम को 4 डालो, आप इतने अच्छे स्कोर करो इसके अंदर कि हाँ डेफिनेटली ग्रुप 1 पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको ग्रुप 1 पास करने से, और बेहतर तरीके से अपने स्कोर करो, और इस बार 4 डालो अच्छे से। तो चलिए ठीक है, मजा आया आपके साथ बात करके, फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, हमारे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसे डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जो हमारा ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह कुछ चाहिएगा तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वहां से आप डेफिनेटली आप है ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ खुशी की बात है कि हमारी एक वेबसाइट भी हमने लॉन्च कर दी है, तो आप उसे भी विजिट करना चाहो तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।